चलिए आगे सुनते हैं। धोबी की बात सुन और अपनी मिठाई की खाली ट्रे की याद से मिठाई वाले का मन भर आया। वह बोला, अरे वो तो बहुत बड़ा ठग है रे भाई। वे मिठाइयां तो मेरी दुकान की थी। मन और मोहन ने कहा, यह वही है सेठ जी। बूढ़ी औरत ने कहा, वह छोरी मेरी ही होगी। सेठ ने कहा, तुम भी चलो हमारे साथ, हम उसी को ढूंढने निकले हैं। धोबी भी उनके साथ चल पड़ा। रात भी सोते जागते और चलते चलते ही गुजर रही थी। सुबह होते ही फिर आगे चल पड़े। एक बरगद के पेड़ के नीचे कपड़ों का व्यापारी बैठा बैठा खुद को कोस रहा था। अपने हाथों अपना माथा पीट रहा था। उसकी गाड़ी में राजा रानी और राजकुमारी के कपड़े झोले में भरे पड़े थे, पर यह वही कपड़े थे जो होशियार उसे बेचकर गया था। खूब कोशिश के बावजूद पेड़ पर नए कपड़े नहीं उगे। वह मंत्र को हजारों बार फूंकने के बाद हार मान चुका था। धोबी की नजर गाड़ी में रखे झोले पर पड़ी। वह अपने झोले को पहचान गया। उसने दौड़कर झोले को देखा। उनमें कपड़े भी राजा रानी और राजकुमारी के थे। वह कपड़े पाकर खुशी में झूम उठा। जोर जोर से चिल्लाकर बोला, मेरी जान बच गई, मेरी जान बच गई। धोबी तो कपड़े लेकर अपने रास्ते चलने लगा। व्यापारी ने उसे दौड़कर रोका। झोला छुड़ाता हुआ बोला, अपने बाप का माल समझ के ले जा रहा है। ये कपड़े मैंने 1 लाख मोहरे देकर लिए हैं। मन और मोहन ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों आंखों में कहा, यार होशियार तो अपने बाप का भी बाप निकला। उन्हें पछतावा हुआ कि वे होशियार की मां को ठगने गए। उन्हें ठगने की बजाय उसके साथ काम करना चाहिए था, पर अब क्या करे, हो गया जो होना था। सेठ को पूरी बात समझ में आ गई थी। उसने उस व्यापारी को रोकते हुए कहा, गरीब धोबी पर क्यों झुंझलाते हो? तुम्हें जिसने यह कपड़े बेचे थे, असल दोषी तो वो है। उसने हमें भी ठगा है। हम उसी को ढूंढने जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो। उसे ढूंढकर सभी अपना अपना हिसाब चुकता कर लेंगे। वह व्यापारी भी उनके साथ चल पड़ा और आगे चले तो उन्होंने उस व्यापारी को भालू से लड़ते देखा। सबने मिलकर भालू को मार गिराया। व्यापारी ने अपनी भी कथा सभी को सुनाई और वह भी उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते सांझ को होशियार के घर पहुंच गए सभी। होशियार घर पर ही था। वह सभी को अपने यहां देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह सभी के मेहमानों की तरह अवभगत करने लगा, लेकिन वे सब तो उस पर झुंझला रहे थे। सेठ ने कहा, तेरे मेहमान नवाजी की जरूरत नहीं है हमें। तू तो जो जो हम सबसे ठग कर लाया है वह सब वापस कर। अभी सेठ की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बुढ़िया ने सुगंधी का हाथ पकड़कर कहा, चल बेटी, ये लड़का तुझे जबरन हर कर लाया था, कुछ किया तो नहीं? सुगंधी अपनी मां से कुछ कहती उससे पहले कपड़े का व्यापारी अपनी मोहरे मांगने लगा। इस तरह होशियार के घर में हलाहौत मच गई। होशियार की मां आंगन में आ गई और होशियार से पूछने लगी, ये सब कौन हैं और ये क्या चाहते हैं? क्या मैं लठातों को बुलवाऊं? लठातों का नाम सुन सभी चुप हो गए। फिर सभी ने एक एक कर होशियार की मां को अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई। मां ने होशियार को डपटा और कहा, जो अभी लाया है अभी का अभी लौटा सभी को। होशियार की मां की नजर मन और मोहन पर पड़ी तो जैसे वह भीतर ही भीतर कट के रह गई। एक क्षण को उसे अपने जाने पर जैसे लज्जा आ रही थी। वह लगभग रुधी आवाज में बोली, निर्लज, तूने अपने मामा के छोरे मेरे भतीजों तक को नहीं छोड़ा। होशियार की मां की बात सुन सभी को भरोसा हुआ।
मोहरे वापस मिलने की उम्मीद बंधी। सुगंधी की मां ने भी राहत की सांस ली। सेठ ने मन और मोहन की तरफ देख आंखों ही आंखों में कहा, ठीक कह रहे थे कि होशियार तुम्हारा भाई है, पर बताओ क्या जमाना आ गया, भाई भाई को ठगने से बाज ना आता। फिर होशियार अपनी मां से बोला, मां, हमको क्या कमी है जो मैं इनसे एक एक दो दो मुट्ठी मोहरे ठगूं। मां के चेहरे पर आश्वस्ति का भाव आया कि बात तो ठीक है, लेकिन उसके मन में प्रश्न उठा कि फिर ऐसा क्यों किया, तूने मेरी नाक क्यों कटवाई। मन और मोहन सबके पीछे खड़े थे। वे होशियार और उसकी मां के सामने आने से बच रहे थे, लेकिन होशियार उन्हें अपनी तरफ बुलाता हुआ बोला, देख मां, तू इस मन और मोहन को अपने भतीजे मानती है, पर ऐसा नहीं है। मां की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। चेहरे की झुर्रियों पर गुस्से की चमक बढ़ गई और वह बुदबुदाई, अब तू मेरे भतीजों को मेरे भतीजे नहीं मानता, तुझे हो क्या गया है। होशियार ने धीरज का साथ नहीं छोड़ा और वह बोला, मां, दरअसल ये दोनों तेरे भाई के बेटे बनकर तुझे ठगने आए थे। तुझे बुआ बुआ कहकर तेरा भरोसा जीता। तूने इनको बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाए। तेरे कहे पर मैंने भी इनकी सेवा की, लेकिन इन्होंने तेरे सोने की कटोरी को छुपाकर कहा कि कौवा ले उड़ा। वह कटोरी कौवा नहीं ले उड़ा था, इन्होंने वहां जमीन में छुपा दी थी, जो मैंने आते वक्त सुगंधी के सामने वहां से निकाल कर लाया हूं। भरोसा ना हो तो देख ले, घर में रखी है। होशियार का बोलना जारी रहा, तू तो इनके साथ जाने को भी राजी हो गई थी मां। तू साथ चली जाती तो ये तुझे मार मुर कर जाने कहां फेंकते, तेरे जेवर लेकर भाग जाते। पर मैंने इनकी चालों को पहचान लिया था, इसलिए तुझे मना करके मैं इनके साथ चला गया। होशियार की बात सुन मन और मोहन को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। होशियार की मां आश्चर्यचकित थी कि वह कैसे भूल कर रही थी। बेटे ने उसकी आंखें खोल दी और मैं यूं ही सभी के सामने उसे डपटने लगी थी। होशियार की बातों का सेठ और व्यापारियों पर भी गजब का प्रभाव पड़ा। वे मन और मोहन की तरफ बहुत ही हीन भावना से देखने लगे। मन ही मन सोचा, सच में इस आदमी को क्या कमी जो कुछ मोहरों के लिए मन और मोहन जैसों को बेचने इतनी दूर आए। वह तो खुद कितने जेवर पहने हुए था। उसके गले में पहनी एक एक माला हजारों मोहरों की थी और उसके मां के ही बदन पर लाखों मोहरों के जेवर हैं। सुगंधी की मां भी यह सब देख आश्चर्यचकित थी। उसकी बेटी के बदन पर भी जेवर लमालूट कर रहे थे। सोच रही थी कि गरीबी के कारण हीरे जैसी बेटी से भी कोई रिश्ता करने को राजी नहीं हो रहा था। कोई रिश्ता आता भी तो वह दहेज के लिए इतना बड़ा मुंह फाड़ता कि मैं गरीब चाहकर भी बेटी का ब्याह ना कर पा रही थी। सुगंधी के बदन पर जितने जेवर हैं, इतने तो कभी मैंने अपनी जिंदगी में देखे भी नहीं। और क्या गजब, तो उसके बदन पर जेवर फब रहे हैं। सुगंधी की मां मन ही मन भाव विह्वल हो रही थी। वह कभी सुगंधी को, कभी जमाई को और कभी देवी समान उसकी मां को देख रही थी। सुगंधी अपनी मां को देख रही थी, उसका हाथ थपथपाकर उसे आश्वस्त कर रही थी कि चिंता मत कर मां, मैं यहां खुश रहूंगी। तेरा जवाई लाखों में एक है। होशियार का अपनी मां से बोलना समझना जारी रहा। मां, तू बहुत भोली है, तेरा मन नर्मदा के पानी की तरह निर्मल है। पर मां, यह सेठ, यह व्यापारी और यह सब के सब बहुत बड़े और क्रूर ठग हैं। ये गांव के भोले भाले लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी से ठगते चले आए हैं। इनके मन में कोई दया भाव नहीं है। एक आने की चीज की 10 मोहरे लेते हैं।
गरीब का गला काटते हैं, उसे रोज ठगते हैं। कभी कभी तो राजाओं मंत्रियों के साथ साठगांठ कर गांव के गांव और देश के देश ठग लेते हैं। लोगों को इतनी मधुर वाणी से ठगते हैं कि उन्हें ठगाने का एहसास भी नहीं होता। अब व्यापारियों के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। उन्हें लगने लगा कहीं ये फिर से कोई ऊल तो देने वाला नहीं। एक व्यापारी बोला, पर भाई, हम तो व्यापारी हैं, सारी तिकड़म करते ही इसलिए हैं कि कुछ नफा हो। नफा ना हो तो व्यापार ही क्यों करें? होशियार ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, पर नफे की कोई सीमा भी तो हो। आप नफे के लालच में किसानों के घर खेती बाड़ी बिकवा दो, लकड़ी कोयला पानी नदी जंगल और हवा बेचने लगो, तो सेठ यह लालच कहां जाकर रुकेगा? बोलो तो जरा। होशियार की बातों से सेठ और व्यापारियों की आंखें खुल गईं। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जमीन लकड़ी कोयला खदान नदी जंगल पहाड़ और पानी बेचकर भी अकूत धन कमाया जा सकता है। अभी तो जिसके मन में जो आया वो करते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। जल जंगल खेत और पहाड़ जैसे नंगे भूखे किसानों के बाप के हैं। सेठ के मन में आया, अगर राजा के साथ साठ गांठ कर नदी खरीद लूं तो फिर गांव के गांव पानी खरीद कर पिएंगे। पानी तो सभी की जरूरत है, मुनाफा ही मुनाफा। एक व्यापारी के मन में आया, अगर जंगल खरीद लूं तो किसी को घर हल बख्तर गाड़ी बग्घी चिता कुछ भी बनाना हो या सिर्फ रोटी ही सेकनी हो, बगैर लकड़ी के तो किसी का काम ही नहीं चलता। हर आदमी मुझसे लकड़ी खरीदेगा, मेरी तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। एक व्यापारी के मन में आया, मैं किसानों से जमीन खरीदूंगा, पर जब किसानों की जमीन कम पड़ने लगेगी तब जंगलों के कटने से खाली हुई जमीन खरीद लूंगा। जनसंख्या तो लगातार बढ़ना ही है, लोगों को रहने के लिए घर भी लगेंगे ही। मैं तब सोने के भाव जमीन और घर बेचूंगा। ऐसे ही किसी ने तेल के भंडार खरीदने का सोचा, किसी ने गैस के भंडार और किसी ने कुछ सोचा। लगभग सभी व्यापारी एक साथ बोले, भाई तो मुझे मेरी मोहरें दे, मुझे जाना है, कुछ जरूरी काम याद आ रहा है। होशियार की मां बड़े अधिकार और स्नेह से बोली, नहीं नहीं, इतनी रात में मोहरे लेकर कैसे जाओगे? यह घर है आपका, आप जो भी हो, पर अभी तो हमारे मेहमान हो। मैं अभी सभी के लिए बढ़िया खटिया लगवाती हूं, उस पर कपास की रुई गद्दे और सेमल की रुई के सिराहने रखवाती हूं। फिर आप सभी के लिए हम सास बहू अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। आप पकवान खाना, रात भर आराम करना, सुबह सभी अपनी अपनी मोहरे लेकर रवाना हो जाना। फिर वह सुगंधी की मां के पास गई, हाथ पकड़कर बोली, बहन जी, आपको तो सुबह भी ना जाने दूंगी, आपको तो मन भरने तक यहीं रखूंगी। आप चलो भीतर, आपका बिस्तर लगवाती हूं। इतना स्नेह इतना अधिकार और प्यार देखकर सुगंधी की मां की तो आंखें ही भर आई। पर चूंकि कादिल का उजाला था, सिर पर लुंगड़ी ओढ़ी थी, किसी के नजर नहीं पड़ी, तब तक उसने आंखें पोंछ ली थी। रात में सभी ने बढ़िया पकवान खाए, एक एक खटिया पर पसर कर लेट गए। होशियार की मां और सास भी सो गईं। होशियार और सुगंधी अपने कमरे में चले गए। लंबे चौड़े आंगन में खटियाओं पर व्यापारी करवटें बदलते रहे। हवा बहुत सुहावनी चल रही थी, लेकिन नींद किसी को भी नहीं आ रही थी, क्योंकि किसी के जहन में जंगल नदी खदान खरीदने की रूपरेखा आकार ले रही थी। किसी के मन में जमीन खरीदी बिक्री का गणित चल रहा था, किसी के मन में जैसा ख्याल था वह उसी के विस्तार और गुणा भाग में लगा हुआ था।
नींद न आने की एक खास वजह यह भी थी कि उनमें से कोई भी अपने संभावित मुनाफे का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगा पा रहा था। यह भी नहीं सोच रहा था कि इतने धन को कहां संभाल कर रखेंगे। हालांकि उन्हीं में से एक था जो यह सोच रहा था कि मैं इन सब के धन की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े गोडाउन बनाऊंगा, जहां सभी की मोहरें जमा करवाऊंगा, सुरक्षा के लिए बहुत सारे रक्षक रखूंगा, उन्हें अच्छे से अच्छे लुटेरे डाकुओं से लड़ना सिखाऊंगा, बल्कि कुछ डाकुओं और लुटेरों को भी रक्षक बना लूंगा। जिस भी देश का राजा, मंत्री और व्यापारी गोडाउन में मोहरों को जमा करेगा, उससे मोहरों की देखभाल और सुरक्षा के बदले मोहरें वसूल करूंगा। ऐसे ही मैं भी बहुत बड़ा धनवान बन जाऊंगा। यूं सोचते सोचते सभी की नींद चढ़ गई और उनका करवट दर करवट बदलना जारी रहा। होशियार अपनी होशियारी से यह सब अपने कमरे की खिड़की की दरार से देख रहा था। वह उनके मन की बेचैनी उसी वक्त भांप गया था जब सभी बारी बारी से अपनी मोहरें मांग रहे थे। जरूरी काम का बहाना बना रात में ही जाना चाह रहे थे। दरअसल होशियार भी तभी से सोच रहा था, ऐसा क्या किया जाए ठगों को मोहरे भी ना देनी पड़े और माँ की डांट भी ना सुननी पड़े। इन ठगों को सबक सिखाना भी जरूरी है। हालांकि व्यापारियों के मन में पनपते लालची कीड़ों को मारना मुश्किल है। तभी उसके मन में एक ख्याल आया और उसने सुगंधी से कहा, मैं अभी दिशा फारिग होकर आता हूं। सुगंधी ने मजाक किया, पेट के बड़े कच्चे हो जी कि पहली रात है तो घबरा रहे हो। होशियार कुछ नहीं बोला, मुस्कुराता हुआ पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। तेज तेज कदम से गांव के चौकीदार के घर पहुंचा। चौकीदार को जगाया। वह होशियार को देख चौंक उठा और फिर पूछा, क्या बात है भैया? होशियार ने चौकीदार से कहा, यार मेरे घर में कुछ ठग घुस आए हैं, तो ये 50 मोहरे रख और मेरे घर के आंगन की तरफ दरवाजे पर 3 बार ठक ठक ठोकने के बाद जोर से कहना। क्या? चौकीदार ने मोहरों को ठीक से रखते हुए पूछा। होशियार ने चौकीदार के कान में कुछ कहा और वापस चला आया। होशियार ने अपने कमरे की खिड़की के दरार से वापस आंगन में देखा। चांद के उजास से पूरा आंगन भरा था। सभी व्यापारी आंगन में खुसर फुसर कर रहे थे। दरअसल वे आपस में तय कर रहे थे कि कौन किस चीज का व्यापार करेगा। हम में से कोई एक दूसरे के आड़े नहीं आएगा। हमें एकजुट रहना होगा, तभी हम राजा और मंत्रियों को ठग सकते हैं। तभी आवाज आई, जागते रहो, होशियार रहो। सभी व्यापारी चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। दरवाजे की दूसरी तरफ चौकीदार खड़ा था। उसके एक हाथ में कांदिल और दूसरे हाथ में लाठी। उसने लाठी से ही दरवाजा ठकठकाया। चौकीदार जानता तो था ही कि क्या कहना है। वह ऊंची आवाज में बोला, गांव में किसी के यहां कुछ राज्यद्रोही छुपे हुए हैं। आज रात गांव में राजा के सिपाही आ रहे हैं। हर घर की तलाशी होगी। जब तक तलाशी ना हो जाए कोई भी सोएगा नहीं। पकड़े जाने पर राजद्रोहियों को पनाह देने वालों को तुरंत मृत्युदंड दिया जाएगा और जो राजद्रोहियों की खबर देगा या उन्हें पकड़वा देगा, उन्हें राजा की ओर से मुंहमांगा इनाम दिया जाएगा। व्यापारियों ने जैसे ही चौकीदार की डोडी सुनी, उनके तो होश ही फाख्ता हो गए। एक पसीना पोंछता हुआ बोला, भैया होशियार का क्या भरोसा, इनाम के लालच में गुपचुप रूप से खबर कर दे। दूसरा बोला, हाँ भाइयों, उस पर भरोसा नहीं कर सकते, वह बड़ा शातिर है। मैं तो कहता हूं, चंद मोहरों का क्या माजना, जान है तो जहान है। तीसरा बोला, और क्या, वैसे भी अपनी नजर में तो
अब तो खजाने ही खजाने हैं, चुपचाप खिसक लेते हैं। मन ने सोचा, इन व्यापारियों ने तो अपने अपने बारे में ही सोचा है, हमारे बारे में तो कुछ नहीं सोचा है, हम लोग क्यों खिसकें। और वह बोला, पर चलेंगे कैसे भैया? दरवाजा तो बंद है, और फिर चांद भी तो कैसा चमक रहा है, किसी ने देख लिया तो कहीं कोई चोर समझकर धो ना दे अपने को। मोहन समझ गया कि मन ऐसी बात क्यों कर रहा है। वह स्पष्ट बोला, और फिर आपके साथ भागने पर हमें क्या मिलेगा? अब व्यापारी भी समझ गए कि माजरा क्या है। एक स्वर में बोले, तुम राजा मंत्री और हमारे बीच तालमेल बैठाना, माने दलाली करना, तुम्हें दोनों तरफ से अच्छा माल मिलेगा। अब मोहन और मन भी व्यापारियों के साथ भागने को तैयार हो गए। फिर मोहन बोला, हमने घर से देखा है, एक दरवाजा पीछे भी है, उसी दरवाजे से हम लोग चुपके से निकल चलते हैं। आगे आगे दबे कदमों से मन और मोहन चलने लगे, पीछे पीछे व्यापारी। जब वे दरवाजा खोलकर घर से 10-20 कदम दूर चले गए, तब होशियार दरवाजे के बीच खड़ा उन्हें हाँक देता बोला, अरे रुको रुको, सवेरे अपनी अपनी मोहरे लेकर जाना, यूं रात में कहाँ जा रहे हो? फिर दूसरी तरफ से व्यापारियों के कानों में चौकीदार की आवाज पड़ी, अरे कौन भाग रहा है उधर? राजा के दुश्मन, राजद्रोही हैं क्या? अरे रुको। फिर जैसे सिपाहियों को हाँक देता बोला, जल्दी आओ, राजद्रोही भाग रहे हैं। होशियार और चौकीदार ने देखा, व्यापारियों का पूरा गिरोह हिरण हो गया है, वे अपने अपने घरों में जाकर सो गए। व्यापारियों ने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं आ रहा, पर फिर भी वे रुके नहीं, किसी गांव कस्बे में भी नहीं रुके, वे सीधे राजधानी पहुंचे। मन और मोहन ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई, महाराज से उनकी सांठगांठ करवाई। फिर देखते ही देखते जरूरत की हर चीज पर व्यापारियों का कब्जा होने लगा। अब तो इस बात को बरसों बीत गए, राजा बदला, राज करने का ढंग बदला, व्यापार में भी बहुत कुछ अदला बदला, पर नहीं बदला तरक्की का रास्ता कभी। दिन 100 गुनी, रात 1000 गुनी तरक्की होने लगी, हो रही है, और जाने कब तक तरक्की का पहिया यूं ही देश की गर्दन पर से चढ़ता रहेगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।